हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आप लोगों का एमपीपीएससी का प्री का पेपर हो चुका है और आप लोगों को पेपर अच्छा गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अभी मैं आंसर की लेके आया हूँ। ये सेट सी है। आप लोगों को बता दूँ, पहले मैं सेट सी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इसका पेपर मेरे पास पहले अवेलेबल हुआ। ये आंसर की काफ़ी मैंने हर एक क्वेश्चन को जो प्रॉपर बुक्स है उसका आंसर से मैच करके देखा, उसके बाद में बनाया। तो आप लोग देखिए, इसे चेक करके आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे सेट सी की बात कर रहा हूँ। ये अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सेट में किस तरीके से, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो बीना नदी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, सागर के पास से। तो ये सहायक नदी किसकी बनती है, ये बेतवा की बनती है। किसकी? बेतवा नदी की। तो इसका आंसर हो जाता है बेतवा। अगले प्रश्न की ओर अगर देखें, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है ना। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नहीं पूछा है, इनमें से सर्वाधिक कौन सा प्राप्त करता है। तो एक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ लगती है कि इसका आंसर होना चाहिए मंडला, है ना। मंडला इसलिए क्योंकि छतरपुर को अगर हम देखें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, नरसिंहपुर भी, और मंदसौर जो है वो मालवा के ऊपरी छोर पे। और हम देखते हैं कि सतपुड़ा रेंज के जो नीचे का हिस्सा है उसमें मंडला में सर्वाधिक बारिश होती है, मतलब नीचे का हिस्सा है तो मंडला भी उसी में आता है। आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है। तो ये जो पहाड़ है अखरानी और मथवार, ये बेसिकली सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत रेंज में है और इन दोनों के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का। आगे बढ़े, फोर्थ देखें। प्रश्न क्रमांक 4 था, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। किस क्षेत्र का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन इन्होंने सर्वाधिक वाले जिले नहीं उठाए थे, लोवेस्ट रेंज वाले, मतलब कम क्षेत्रफल वाले जिले उठाए और उनमें से सर्वाधिक पूछा है ना। तो आप जब लिस्ट अरेंज करते हो तो लिस्ट इस प्रकार से होता है कि सबसे कम उज्जैन में होता है, उज्जैन के बाद रतलाम, रतलाम के बाद इंदौर और फिर श्योपुर में होता है। तो इनमें से सर्वाधिक की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर बी, श्योपुर। अगला है पांचवा प्रश्न, इस साइड होना चाहिए। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है, कुएं एवं ट्यूबवेल। सर्वाधिक जो सिंचाई होती है किससे होती है, कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में और उनके स्थानों युग्मों में कौन सा गलत है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, पुनासा खंडवा में है, इंदिरा सागर बना है, बारना सी रायसेन में है, कोलार सीहोर में है। गलत है बैतूल का सुक्ता। तो गलत कौन सा है, बैतूल का सुक्ता गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है सातवां, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोल रहा है, ऑप्शन देखिए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। सी है, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। और डी है, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अयस्क भंडार बेसिकली बढ़ गए हैं। अभ्रक और सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है, सही बात है। जबलपुर जिले के पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव मिले हैं। हेमेटाइट जो एक प्रकार होता है लोहे का। और यहाँ पे भी दिया, लौह अयस्क में उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। देश में तीसरा स्थान नहीं है, इसका चौथा स्थान देश में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है प्रश्न, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अब ये बोल रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन से जो है कथन वो सही है, मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन से कथन आपको बताना है कि सही है।
तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है। दूसरे को देखें, लाल एवं पीली, तो पहला तो सही है। लाल एवं पीली मिट्टी उर्वरकता में अधिक होती है, तो नहीं, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक होती है। मालवा पठार में गहरी पाई जाती है, सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो हाँ ऑब्वियसली पाई जाती है। इसमें गंगा और यमुना के जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, मतलब डी। अगला है 9वां, निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार, मैग्नीज का बड़ा भंडार कहाँ पे, सीधा सीधा हम बताएंगे, बालाघाट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित नहीं है, नहीं है बोल रहा है। तो पहला है, क्या है प्रश्न 10वें का, पहला ऑप्शन है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम हो जाता है। तो नहीं पूछा है, तो ये तो हो जाता है, ऑब्वियस है, क्योंकि शीत ऋतु में आपने देखा होगा कि शिवपुरी का तापमान सर्वाधिक कम होता है। दूसरा, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो राज्य का जो दक्षिणी भाग है, छिंदवाड़ा रेंज हो गया, पचमढ़ी के आसपास, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, कम रहने की बात की अभी देखते हैं। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती, तो हाँ शुष्क होती है, हमारे यहाँ की जो ऋतु है वो शुष्क होती है। तो इस तरीके से ए, बी और डी तो सही है, सी जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 है ना, सीधा सीधा लिखा है। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द में किसने कहा? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी की किसी विशेष घटना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग कब लगता है? अनुच्छेद 61 में। अगले की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो ऑब्वियसली चीज़ें क्या बोल रहा है, माल की, पहले अपन सारी ऑप्शन देख लेते हैं कि औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ क्या है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, बढ़ी हुई स्पर्धा बढ़ जाएगी, हाँ ये लाभ है। माल की उपलब्धता में कमी, नहीं ये तो गलत है। आर्थिक विकास में कमी, नहीं गलत है। उच्च बेरोजगारी, नहीं रोजगार मिलेगा लोगों को, तो आंसर हो जाएगा बढ़ी हुई स्पर्धा। अगला है 15 किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने 1935 लगा दिया होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन 1935 को हुआ था 1 अप्रैल। कुछ लोगों ने 1969 भी लगाया, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बट रिजर्व बैंक इंडिया का फॉर्मेशन 1935 हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो ये पावर उल्लेखित है अनुच्छेद 222 में, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। 222, ठीक है, 16वें का हो जाता है आपके पास में आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 17, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर है, सीधा सीधा बताता हूँ, ऑप्शन डी 13 दिसंबर। इसकी बैठक ही हुई थी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को, तो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन क्या बोलता है? तो यहाँ सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, कि भाई 15% से अधिक मंत्री परिषद में नहीं होना चाहिए, इस तरीके का प्रोविज़न किया गया था। 19वां बोल रहा है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो द्वैध शासन क्या बोल रहा है, प्रांतों में। तो प्रांतों में पहले शुरू हुआ था 1919 में, उसके बाद में संघ में शुरू हुआ था 1935 में। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा की अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी, कौन सा प्रश्न है? 20वां। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकते तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, है ना। बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर लगाया, पर नहीं, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया।
अगला प्रश्न है 21वां। 21वां कहाँ चला गया? ये ऐसा। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो गया था, बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा, तुक्का ही मारा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बट यहाँ पे बता दूं कि इसका जो आंसर है इसका है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ना, बांग्लादेश से नहीं गुजरती। बांग्लादेश से वही नदियाँ गुजरती जो भारत से गुजरी हो या तो बांग्लादेश में पैदा हुई है ना। घिरा हुआ है तीनों तरफ से, क्या ही करेगा। प्रश्न क्रमांक 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये हो जाता है कि महिला साक्षरता दर जो है ये है मिजोरम का। कहाँ की? मिजोरम की। आगे बढ़ते। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल में महिला ज़्यादा साक्षर होती है। 23वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक नहीं पूछा, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। तो 23 का आंसर हो जाता है सी, मेघालय, है ना। मेघालय, आपने बिहार तो नहीं लगा दिया, देख लेना, मेघालय इसका आंसर है। अगला है 24 पे जंप करता हूँ मैं। 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये सीधा सीधा है, इसको तो आपने देखा भी होगा क्वेश्चन। 90 ईस्ट रीज, और शायद मैंने पढ़ाया हो तब भी आपको ध्यान में गया होगा। हमने ने जो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है महासागर के अंदर, महासागर में पढ़े थे। तो ये कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी, हमारे पास का ये हिंद महासागर। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऑब्वियसली हुई होगी, ऐसा कोई बात नहीं है, होती है हर साल, तो इस साल भी होगी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। दूसरा है हमारे पास में ऑप्शन कि गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा का क्षमता 22%, ये भी सही है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा 24%, ये भी सही है। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा है, तो ऐसा नहीं है ना। पवन ऊर्जा में हम लोग पीछे है, जो साउथ वाले कोस्टल एरिया है वो हमसे आगे है, एकदम तीसरे नंबर पे भी नहीं है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध देश नहीं है, मतलब ये चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ नहीं है। तो कौन सा देश है जो चारों तरफ से स्थल से नहीं घिरा हुआ है? वो है ऑप्शन बी, थाईलैंड। क्योंकि थाईलैंड के नीचे में समुद्र पड़ता है यार, है ना। हमारे जो बंगाल की खाड़ी साइड का जो समुद्र है ना, वही आगे जाता है थाईलैंड तरफ। चलो, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है, सही है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। क्या ये सही है या गलत है? देखते। कर्नाटक राज्य में बेल्लोरी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। हाँ, कर्नाटक के बेल्लोरी में है। मयूरभंज, ये तो फेमस जिला है उड़ीसा का, तो इसका गलत आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखें 27 के बाद में 28वां। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश राज्य कौन सा है? गुजरात। ध्यान रखना कौन सा है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? तो एटलस है अफ्रीका में, है ना। सीधा सा आंसर है अफ्रीका। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरबन जो है, यहाँ पे हम लोग अगर देखें पर्टिकुलरली तो ये तटीय है, मतलब यहाँ पे समुद्र का तट पड़ता है ना, बंगाल के बाजू में, वही इसका आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? अच्छा, आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने देखते हैं जैसे एलेक्सा वगैरह, है ना, तो ये ऑप्शन भी दिया। एलेक्सा भी है, कोटाना भी है, आपने देखा होगा, सिरी भी है। कोर्टेसा करके किसी को इस तरीके से कोई नहीं है। कौन सा नहीं है? कोर्टेसा करके कोई नहीं है। अगला है 32, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो कौन सा बैठता है ई गवर्नेंस का? नागरिक को नियुक्त करना, ये सब नहीं है, सीधी सी तकनीकी आधार पर शासन होना चाहिए, तो वो चीज़ 32 का सी सही बैठ जाता है। 33 का किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो यहाँ जॉन मैकार्थी जी को कृत्रिमता बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। साइबर सुरक्षा की विशेषता है क्या है? उपरोक्त सभी अनुपालन भी करता है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम भी करता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत सारे लोगों ने जेनर डायोड लगा दिया होगा, पर ये कम जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कम गति वाले में प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उच्च में शॉर्टकी डायोड यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर शॉर्टकी हो जाता है। 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए लोग। डेटा भी है, एल्गोरिदम है, क्षमता भी है, जो नहीं है वो है लोग, है ना। पक्षपात स्रोत लोग नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का आंसर क्षमता भी है, पर देखिए जो क्षमता है ना, बेसिकली क्षमता हमेशा पीपल पे डिपेंड नहीं करती। क्षमता डिपेंड करती है एक मतलब क्षमता उसकी बात कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्षमता भी इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर है हमारा लोग। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग की जाती है? तो देखिए यहाँ पे तापी सक्रिय होल मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। तापी सक्रियता का भी उपयोग किया जाता है। संघट आयनीकरण मतलब एक जगह से आयनाइजेशन करके भी होता है। प्रकाशीय सक्रियता से भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। अशुद्ध अंतःक्षेप से नहीं होता है, तो आंसर होना चाहिए। मतलब जो इंजेक्ट करते हैं ना, तो उससे डोपिंग कहते हैं इसको बेसिकली। उसके थ्रू सिलिकॉन वगैरह टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता। अगला आता है 38 की तरफ। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो देश के सीमाओं परे बोल रहा है ना। कौन सा व्यापार इसका सक्षम है? तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। अमीरी, अंतरक्रियाशील, विश्वव्यापी पहुंच और सर्वविद्यमान। तो ऑब्वियसली विश्वव्यापी पहुंच, क्या इंटरनेशनल बाजारों की बात हो रही है, तो विश्वव्यापी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? 39 बोल रहा है रोबोट का फायदा नहीं है। वह असमर्थ मनुष्य की मदद कर सकते हैं, नौकरी को स्थापित कर सकते हैं, फायदा तो नहीं नुकसान है। वह खतरनाक स्थिति में प्रयोग किए जा सकते हैं, ऑब्वियसली फायदा है। वह थकते नहीं हैं और न भी विश्राम करते, फायदा है। तो नुकसान क्या है? ये है, तो नहीं वाला आंसर बी हो जाएगा। 40, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन मतलब कि आपको किस तरीके से इसकी ढल जाते हो आप, मतलब किस तरीके से आपको सबसे अच्छा फ़ायदा कर सकता है, तो ये सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 41, निर्मल वर्मा पुरस्कार, है ना। निर्मल वर्मा पुरस्कार हर साल दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में जाता है? तो सीधा सीधा कि 41 का डी है आंसर, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार। निर्मल वर्मा बेसिकली जो हिंदी साहित्य उसी से जुड़े व्यक्ति है, तो इनकी स्मरण में ये दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो बारासिंगा ऑब्वियसली कहाँ का? कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान। 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? नहीं है बोल रहा है। तो यह कला बैतूल की भोरवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है ना, ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। तो इसका आंसर हो जाए, और सभी कथन सही नहीं है, एक गलत है, देख लेते कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 43 का ऑप्शन सी, यह विवाह समारोह से जुड़ी सजावटी कपड़ा है, तो ऐसा नहीं है। ये क्या आदिवासी समुदाय द्वारा बनाया जाता है, और बेसिकली लोहे की जो धातु है या दूसरी धातु है, उनके थ्रू ये लोग पॉट वगैरह टाइप की डिज़ाइन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिला हुआ है? तो ये किस स्तूप में मिला है? ये मिला है सांची के स्तूप में। कहाँ पे मिला? सांची की स्तूप में। आगे चले, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से? तो इनका स्थान कहाँ से है? इंदौर से, है ना। सादत खान आप लोगों ने देखा होगा, 1857 की क्रांति में भाग लिए थे इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बोल रहा है, तो यहाँ से गलत बता देता हूँ, बाकी तो आपको 2-3 पता ही होंगे, मैं सीधा सीधा गलत बता देता हूँ। तो यहाँ पर है साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, है ना। ये चीज़ गलत है, ये मैंने सर्च किया हूँ,
इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता। अगला है, अच्छा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करते चलो। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करने से किसी का हल्का भारी नहीं हो रहा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करो यार, बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलने वाली है। और एजुकेशन से रिलेटेड मीन्स एकदम जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे रिलेटेड तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो ज़रूर देख लीजिए। और मैंने वन रक्षक से रिलेटेड जो डेट वगैरह डाला था, तो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गई, आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। अपन ऑथेंटिकेट डाटा के साथ चलते, कोई ऐसे फेकम फकैया वाली चीज़ नहीं करते भाई, है ना। 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है? किया था अपनी बुक में, तो किसने किया था ये? अल मसूदी। किसने किया था? अल मसूदी ने। तो 47 का आंसर क्या है? अल मसूदी। अल बरूनी नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने इब्न बतूता या अल बरूनी लगाया होगा, पर ध्यान में रखिए इसका कौन है? अल मसूदी। अगला है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो ये थे लोकमत के। किसके थे? लोकमत के। अगला, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? धर्मराजेश्वर स्मारक, ध्यान में रखिए, दशपुर से। कहाँ से? दशपुर से। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको स्मारक हम लोग जब पढ़ते हैं तो दशपुर का स्मारक काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है 49 में। 49 का आंसर ए। 50 देखते हैं, आनंद सिंह शाम एवं धनियाबाई, ये दोनों भी गोंड जनजाति के कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इनका गोंड चित्रकला से है। पिथौरा नहीं है, पिथौरा नहीं, भूरी बाई है पिथौरा से। ठीक, अगला है प्रश्न 51, अभी आधे ही हुए, आधे में जान निकल रही, बताओ। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सिंपल सा आंसर है, हम लोग तीसरे स्थान पर। कौन से? तीसरे स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास और केले के दोनों की जो बात हो रही, तो इसमें जो आंसर है आपका वो क्या हो जाता है? बुरहानपुर, है ना। आपका आंसर क्या हो जाता है? बुरहानपुर। दोनों के लिए बुरहानपुर फेमस है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल रूप से संबोधित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? सहरिया जनजाति, है ना। ऊपर साइड में जो ग्वालियर विंड साइड मिलती है, सहरिया जनजाति। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक कम डिंडोरी। कौन है? डिंडोरी। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, तो सभी ने सही किया होगा। 1000 रुपये मिल रहे हैं, अपने आसपास के लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, इसका आंसर 1000 रुपये। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये लग चुका है 3 बार। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। अगला है प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि एक प्रॉपर मैंने कहीं ऐसी जानकारी नहीं देखी लिखा हुआ। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1000 उसका आंसर होना चाहिए, पर मैंने 700 टू मोर देन 720 से अब वालों को देखा हो, बट फिर भी इसका आंसर 1000 मान सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसी का आंसर दिया, तो 57 का मैं 1000 मानकर चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यदि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो तो कौन कौन करेगा बैठक? तो यहाँ पर इसका आंसर मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट नाम, मतलब मुख्यमंत्री बता के जाएगा कि कौन मेरे जगह बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी? सरला रावत। तो रट के गए होंगे आप लोग। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला। कुछ इजी क्वेश्चन भी थे जो सभी को बन गए होंगे, ये समस्या की बात ही नहीं है। अगला है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? भारतीय जो लोकसभा थी उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेज़बान था? तो कौन था? ये अफ्रीका और मतलब युद्ध अभ्यास चलते रहता है, तो भारत और अफ्रीका के बीच में भी युद्ध अभ्यास हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? हमारे यहाँ के पुणे में हुआ। कहाँ पे हुआ? पुणे में। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो सेना से रिलेटेड बात है, और सेना की हमारे यहाँ पे छावनी है, कहाँ पर? महू में। तो इसका आंसर हो जाता है महू।
अगला है 64, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, है ना, निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था जो बिजनेस से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर है उनकी मीट हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी ये? इंदौर में हुई थी। तो 64 का डी आंसर हो जाता है। ठीक है, भड़ाभड़ क्या करते चलो यार, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब करने में मत छोड़ना। देख लो, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लाता हूँ और थोड़ा सा मुझको भी हेल्प कर दोगे, मेरे 1000 और मोर देन दैट सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होगा चैनल चलाने में और मैं लाइव भी आ पाऊँगा। तो सब्सक्राइब करते चलो, चलिए, है ना, बटन दबाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, लाल बटन तो है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है FAO। तो इसका संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है? रोम में। अगला है 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये सौभाग्य है, सौभाग्य किससे संबंधित है? विद्युत से, बिजली बिल के रिलेटेड एक योजना आई थी तो उससे संबंधित है। 67, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना अध्यक्ष 2023 में कौन बने? मनोज पांडे। कौन बने? मनोज पांडे। अगला देखते हैं, क्या चला गया। निम्नलिखित में से युग में सम्मिलित है रंगास्वामी कप, है ना, क्या बोल रहा है? रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप तो वैसे हॉकी के लिए होता है, तो ये तो गलत है भाई। शीश महल ट्रॉफी क्या है 68 का ना, शीश महल ट्रॉफी बोल रहा है, क्रिकेट सही है। यदविंदर कप हॉकी भी सही है। रोवर्स कप फुटबॉल ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए बी। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया था? किसे प्रदान किया गया भाई? तो ये किया गया जूड फेलिक्सिस सेबेस्टियन। ठीक है, इन्हें किया गया जूड फेलिक्स सेबेस्टियन। अगला देखते हैं 17, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? तो गोल्डन बॉल किसे मिला है? अभी हमारे कौन, बार्सिलोना के लियोन मेसी ने जीता गोल्डन बॉल का पुरस्कार, है ना। और भी जो जिनके सर्वाधिक जीतने के चांसेस थे, मेबाप्पे ऐसा कुछ तो उनका नाम है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति, है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए एक समिति बनती है जिसके थ्रू नियुक्ति होती है। तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करता है ना। राष्ट्र में कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, और राज्य में मुख्यमंत्री, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखी है और वो वीडियोस नहीं भी मिले तो अभी जो अगला कोई भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें मैं और भी वीडियो डालूंगा, है ना। अपन काफ़ी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए, है ना। पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे से ही पढ़ो, ऐसा मैंने हमेशा नहीं बोलता हूँ। जो आपको बेस्ट लगे उससे पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय पद हो सकते हैं? तो अभी संशोधन हुआ था 2021 में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 102वां संशोधन है मुझे जहाँ तक ध्यान में। तो उसके तहत इनकी संख्या बढ़ा दी गई और संख्या कितनी कर दी? 5 कर दी, है ना। पर यहाँ पर एक चीज़ ये है कि टोटल अगर बात करें तो टोटल की बात की जाए तो 5 है, बट यहाँ पर अशासकीय पूछा है। अशासकीय पूछा है इसलिए एक डाउटफुल चीज़ ये है कि अशासकीय में 3 हो सकते हैं, तो इसका आंसर 3 वाला भी हो सकता है। अभी मैं डाउटफुल चल रहा हूँ पर मैक्सिमम चांसेस 5 के आंसर आने के हो सकते हैं। आप लोग एक बार चेक करिएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, ऑब्वियसली करता है। दूसरा है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। ठीक है, क्या है? आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो दोनों भी काम क्या करता है? मानवाधिकार आयोग करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर मुझे एक डाउट लगा ऑप्शन में, आप लोग देखिएगा कि कथन 1 और कथन 2, अगर हम देखें कि कथन जो पहला, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो एक तरीके से ये भी आंसर हो सकता है कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है, व्याख्या करता कर ही रहा है क्योंकि, और दूसरा दोनों सत्य भी तो है, तो ये भी हो सकता है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, पर अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखें तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए कि दोनों कथन जो है इसके सत्य है। आगे बढ़े।
है ना। कहीं कहीं पे वो डाउटफुल चीज़ें डाल देता है यार, ये तो हमारे MPPSC एग्ज़ाम की खासियत है, कभी वो एक्यूरेट नहीं होते। आयोग क्या करता है उनको पता। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। ये 1964 में किसकी अध्यक्षता वाली समिति में सिफारिश की गई? तो ये आपको याद ही होगा, के संतानाम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसके द्वारा 1964 में सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ। 75 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC आयोग सारा का सारा 338 वाले में है। तो आंसर हो जाता है बी, अनुच्छेद 338। अगला 76, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं हो सकता, तो सिंपल सी चीज़ है। पहला बोल रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि का भी हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सारे क्षेत्रों का हो सकता है, बस वो एक राजनीति संबंधित राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति संबंधित व्यक्ति जो एक इलेक्टेड बॉडी से आता है वो नहीं हो सकता। अगला हम लोग देखेंगे 77वां क्वेश्चन, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ लोक सेवा UPSC 315। 77 के बाद 78, नीति आयोग के उपाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नीति आयोग के उपाध्यक्षों की नियुक्ति? कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, यही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट है? ये विनिर्दिष्ट है द्वितीय सूची में, भारत के संविधान के द्वितीय सूची में इसका उल्लेख है। ये बोलता है कि उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। ठीक है, अगला है, अच्छा 4 क्वेश्चन हुए यहाँ पे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में? कब आया? 1 फरवरी 1994। कब आया? 1 फरवरी 1994। अगला देखते हैं इस साइड में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 AD में। कब हुई? 1336 AD में, है ना। नियर बाय तभी शायद गुलाम वंश खत्म हो रहा था, उसके आसपास में 1336 में विजयनगर साउथ में स्टार्ट हो जाता है। पोथी पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई। वाह। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ढाई के, आपने तो हजारों अक्षर प्रेम के पढ़ लिए होंगे, पंडित तो आप हो गए होंगे। तो किसने बोले? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने आप लोगों के लिख के गए, है ना। चलो आगे बढ़ते। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती का किस नाम से पहचानी जाती थी? तो नील की खेती, ध्यान रखिए, 3 कटिया पद्धति के नाम से जानी जाती है ना। किसों ने नीलकारी ऐसा कुछ लगा दिया होगा, बट 3 कटिया उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि उस समय का उस समय बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे में इस लोगों ने इसकी परमहंस मंडली नाम की संस्था का स्थापना किया, तो अभी का वो महाराष्ट्र है। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ है? ये हुआ है 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला है, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? तहकीक हिंद किताब के लेखक है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी, है ना। जियाउद्दीन बरनी अलग है, अल बरूनी अलग है। अल बरूनी जी की किस पुस्तक है? तहकीक हिंद। अगला है संथाल विद्रोह। अच्छा, इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करते चलो, अभी बता रहा हूँ, है ना। बटन दबाई दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी लग रही इसमें। सारी चीज़ तो इसी मिल जाएंगी चैनल पे बड़ा। अभी नहीं MPPSC जिसका नहीं निकला तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगले साल जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए आप चैनल से बने रहिए, सारा का सारा ऐसे प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। बहुत, मैं इससे पहले स्ट्रैटेजिक वीडियो भी डाला था, एक वीडियो डाला था, आप लोगों को बता दूं, छोटी सी जानकारी, छोटी सी है ना, कहीं जाना मत। स्ट्रैटेजिक वीडियो डाला था कि किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा कि MPPSC में पूछा है। जैसे मैंने पर्वतों के बारे में बताया था, और मैंने आपको फुटबॉल के बारे में बताया था कि फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसको पूछे जाने की संभावना है। और ये भी बताया था कि जो अपने यहाँ के मुख्य आदिवासी क्षेत्र में जैसे कुछ पेंटिंग वगैरह होते हैं,
है ना, तो उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। तो मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बताया था, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बताया था, पर एक वैलिड सोर्स बताया था कि इसको छोड़ना नहीं है ना, छोड़ना नहीं। जैसे मैंने अनुसूची को बताया था, अनुसूची जो इसकी संविधान की अनुसूची है उसको जरूर पढ़ के जाना कि इसमें क्या उल्लिखित है। हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा। यूएनओ की संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर उसको याद कर लो, इस बार भी यूएफए पूछा। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, वो आप अभी भी देख सकते हो, सारी चीज़ अवेलेबल है और पढ़ के गए हो तो उनको फ़ायदा हुआ ही हुआ होगा। अगला है 87 संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो है। 3 लोग थे, तो इनमें से एक का दिया सिद्धो। भीमा नायक तो अपने यहाँ के थे, बिरसा मुंडा, स्वामी गोविंद गिरी, ये साइड, ये कौन से स्टेट के मुझे याद नहीं आ रहा। चलो, बाकी बिरसा मुंडा तो आप लोग को पता है कि मुंडा अभियान जो हुआ था उसके नेता भीमा नायक, अपने मध्य प्रदेश के बड़वानी क्षेत्र के। 88 प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है? अपने महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए है कि देखिए, अजंता में गुफाएं हैं, वो बौद्ध गुफा है। बाघ में, है ना, बाघ की जो गुफा है और बाघ की गुफाएं है, वहाँ पे बौद्ध गुफा है। अब देखिए, जो सांची है, सांची में बौद्ध स्तूप है, गुफा नहीं है। और बलसार में ऐसी कोई बौद्ध गुफा नहीं है। तो बलसार भी आंसर हो सकता है और सांची भी हो सकता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए और जो देखते हैं कि किस तरीके से आंसर होता है या उस पर ऑब्जेक्शन उठता है, आगे चल के देखते हैं। अगला है प्रश्न, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या। तो अलवार और नयनार तो डायरेक्ट दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। क्या होता है इसका आंसर? 12 और 63। अगला है प्रश्न हमारा पास में कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, को कहते हैं। तो इस तरीके की जो जोड़ को क्या कहते हैं? सिनोवियल जोड़। 91 का क्या है? डी, सिनोवियल जोड़। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को, जो भटा है, को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो किसके लिए किया गया? इस पे जनरली जो कीटाणु होते हैं वो पनपते हैं, तो उसको नहीं पनपने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो कीट प्रतिरोध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगले बढ़ते हैं 94वां क्वेश्चन। ये पर्टिकुलरली जो सेट है, ये सेट सी है ना। सेट सी के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर जमे तो मैं सारे सेट का इंडिविजुअल डाल दूंगा, नहीं तो अगर जो दूसरे हैं ए, बी और डी वाले, तो आप लोग आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर लगा लीजिए। और मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद में इस चीज़ें निकाला हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन है जिसमें डाउटफुल है, बाकी सारे तो वैसे के वैसे आपके सही होंगे। 94 देखते हैं, कौन सा जो प्रदूषक मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो कौन सा करता है? कैडमियम। कैडमियम है जो इटाई रोग का प्रसार करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादन के लिए अनिवार्य किया गया है? तो किसे किया गया है? सिंपल सा इसका आंसर यहाँ पे FPO। ISI मार्क आपने लोहे वोहे पे देखा होगा। B मार्क के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए, हॉलमार्क सोने पर होता है। तो FPO फूड प्रोसेसिंग के लिए होता है, फूड प्रोडक्ट के लिए, सॉरी। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? इसमें आयुर्वेद भी आता है, इसमें योग और नेचुरल थेरेपीज आती है, यूनानी भी आती है, और सिद्ध और होम्योपैथी, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आयुर्वेद ने एलोपैथी को भी ले लिया, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद, योग, इस तरीके से इसका आंसर है। तो इसका आंसर ए है। अगला है 97, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वो कहलाता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने बाउंड्री सोच के इको बाउंड्री लगा दूंगा, बट ऐसा नहीं है। इसको इकोटोन कहते हैं, है ना। जहाँ पर 2 पारिस्थितिक तंत्र के मध्य की सीमा रेखा होती है, इसको इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र
जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। तप्त स्थल मतलब तप्त स्थल नहीं लेना चाहिए था इन्होंने। तप्त स्थल से हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज हो गए होंगे। तप्त स्थल मतलब थोड़ा गर्म समझ गए होंगे, बट यहाँ पर तप्त स्थल इन द सेंस हॉटस्पॉट बोला है। हॉटस्पॉट मतलब जो काफ़ी चर्चा में रहता है ना, जो जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा में रहता है, या फिर इस तरीके से कहेंगे कि जैव विविधता के क्षेत्र में मतलब काफ़ी विविध है वहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे पश्चिमी घाट भी है, हिमालय वाला क्षेत्र भी है ना, पश्चिमी घाट भी, हिमालय वाला क्षेत्र और तटीय क्षेत्र है। तो इसमें से ऑप्शन में से अगर देखें तो कौन सा है, पश्चिमी घाट है ना। तप्त के कारण बहुत सारे लोगों ने थार का मरुस्थल भी लगा दिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। वायु की गति का मापन किया जाता है। तो वायु की गति का मापन किससे किया जाता है भाई? ये किया जाता है एनीमोमीटर से। किससे किया जाता है? एनीमोमीटर से। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जिन लोगों ने बैरोमीटर लगाया होगा उनको बता दूं ये क्या चेक करता है, ये दाब चेक करता है। किसको चेक करता है? वायु का दाब। आगे बढ़े। IIFM है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। तो ये था सेट सी के लिए पर्टिकुलरली मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और किस तरीके से मैंने इसको ढूंढा, है ना। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के लिए थी। हो सके तो मैं जो बाकी बचे हुए सेट है, जैसे कि हमारे पास में B, A और D सेट बाकी है, तो इसके भी इंडिविजुअल मैं जो है उसका इंडिविजुअल आंसर की विद डिटेल बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता दीजिएगा, मैं वैसा इन सेट का भी आंसर की डाल दूंगा। और नहीं तो आप इसी के थ्रू भी आपके आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब की बटन दबाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।